नमस्कार साथियों, मैं रजनी चारण अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। साथियों, कहा जाता है जितनी फलों से लदी हुई डाली उतनी ही झुकी हुई होती है, जितना गुणों से परिपूर्ण मनुष्य उतना ही सरल होता है। आज की जो हमारी मेहमान है कुछ ऐसी ही शख्सियत है। आप राज्य सरकार सहित अनेक सम्मानों से सम्मानित है। आप साहित्य की अनुरागिनी है। आपकी रचनाओं में माँ सरस्वती का आशीर्वाद झलकता है। तो हम स्वागत करते हैं इनका। तो आइए, आदरणीय शारदा कृष्ण जी, डॉक्टर साहिबा शारदा कृष्ण जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी। मैं खुद यहाँ आपके इस पटल पर आकर, इस पॉडकास्ट के स्टेज पर आकर बहुत हर्षित हूँ, आनंदित हूँ। ऐसी आत्मीयता और आपका जो जज्बा है उसको देखकर लगता है कि हमारी स्त्री जो है, हमारे भारत की, हमारे राजस्थान की, वो कितनी हिम्मत रखते हैं, कितनी सबल है, कितनी सशक्त है। तो उनके बारे में और हम दोनों स्त्रियां ही बैठकर उसके बारे में आज बात करें तो बहुत अच्छा लग रहा है, मन में बहुत खुशी हो रही है और मैं आपसे मिलकर बहुत प्रभावित हूँ। आज हिंदी दिवस है, इसके अवसर पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी। हिंदी हमारी राजभाषा के लिए हालांकि अभी प्रयत्नशील है जी जी, राष्ट्रभाषा बने और हमारे सारे प्रांतों में ये उसी तरह आदरणीय हो। और हमारे राजस्थान को तो इससे उपकृत माना ही जाता है। हालांकि पहले हमारी लोक भाषा थी राजस्थानी, जैसे आप मारवाड़ी कहें, ढूंढाड़ी कहें, हाड़ौती कहें, वो सब हम बोलते थे। जी जी, हमारा देश जब आज़ाद हुआ जी, उससे पहले हमारी अपनी भाषाएं थी सारी ही, और वो सारी राजस्थानी ही थी, उनकी बोलियां थी अलग अलग। लेकिन फिर हमने ये स्वीकार किया कि हमारे राष्ट्र की एक भाषा होनी चाहिए, तो हिंदी को हमने उस दिन स्वीकार किया और तब से हम जो है हिंदी को ही अपनी मातृभाषा मानते हैं। जी। तो आज हिंदी दिवस है और हम ये हमारा सौभाग्य है कि हम मना रहे हैं इसको, और इस रूप में मना रहे हैं। जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो आपसे मैं क्या ही सवाल पूछूं, आप इतनी बड़ी, मेरी नज़र में बहुत बड़ी हस्ती है। आप अनेक सम्मानों से पुरस्कृत रही हुई है। आपने कितनी कितनी रचनाएं की है, बहुत आपकी कृतियां हैं। फिर भी हमारे दर्शक और हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी जी जी, बिल्कुल। और मुझे भी खुशी होगी इस बात की, आप सबसे शेयर करके भी। मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे जीवन संघर्षों से जूझते हुए आज मैं जहाँ पहुँची, वो एक बड़ा आशीर्वाद ईश्वरीय और मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का। जी जी, जन्म मेरा हुआ सादुलपुर, चूरू, राजस्थान का चूरू जिला, और उसमें सादुलपुर को पहले राजगढ़ भी कहते थे। जी, उस कस्बे में जन्म हुआ जी, और बड़ा अच्छा संपन्न पढ़ा लिखा परिवार, संयुक्त परिवार था। जी, मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी साथ ही रहते थे एक ही घर में, और हम लगभग 6 बहन भाई हम और 6-7 बहन भाई वो। तो एक बड़ा अच्छा माहौल था। ये संयुक्त परिवार प्रथा आज हमें कहीं देखने को मिलती ही नहीं। तो वो दिन याद आते हैं। और आज के समय में जब घरों में एक एक बच्चा है, जी, वो कितनी पीड़ाएं झेल रहा होगा। मैं इस बात को सोचकर बहुत चिंतित हूँ कि ये बच्चे रिश्तों को कैसे समझेंगे, जी, जिनके आसपास भाई बहन नहीं है। यानी इकलौती संतान, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, तो वो सहयोग किससे सीखेगा, वो सामंजस्य किससे सीखेगा। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जी, कम से कम 2 बालक घर में होंगे तो वो एक दूसरे से सहयोग भी करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे भी, शिकायतें भी करेंगे, लेकिन बहुत कुछ सीखेंगे भी। बिल्कुल। तो मैं ऐसे परिवार में रही जहाँ 6-7 नहीं, 12-13 बहन भाइयों का परिवार था, और हम सब आपस में बहुत घुले मिले हुए थे। मेरी माँ, मेरी ताई, मेरी बुआ इतने प्रेम से रहती थी। छुट्टियों में तो बल्कि बुआ जी भी आती थी, तो बहुत ज़्यादा घर में रेल पेल होती थी। तो ऐसे माहौल बच्चों को मिले, मैं ये दुआ करती हूँ
ये माहौल हमारे घरों में फिर आए। जी तो ऐसा बचपन का मेरा समय बीता, बहुत आनंद से, बहुत खुशी से। उस समय ये ज़रूर था रजनी जी कि लड़कियों के लिए शिक्षा इतनी सुलभ नहीं थी। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते थे, लड़के हालांकि फिर भी जाते थे, लेकिन मेरे परिवार में ऐसा नहीं था। हालांकि मेरे दादाजी, जो पिताजी के चाचा जी जी या परिवार में और बड़े बूढ़े लोग, उन्होंने जी ये ज़रूर कहा कि भी लड़कियों को क्या पढ़ाना, जी जी कौन सी दुकानों पर बैठना है, कौन से इनको ऑफिस चलाने हैं, इनको घर का काम सिखाओ और फिर अगले घर जाएं। लेकिन मेरे पिताजी का ये सोचना था कि लड़की या लड़के का प्रश्न नहीं है, शिक्षा मनुष्य को मिलनी चाहिए। वाह। तो शिक्षित होंगे, अगर लड़की घर की शिक्षित होगी तो एक नहीं 2 परिवार, उसका लाभ 2 परिवारों को मिलेगा। अपनी बेटी पढ़ी लिखी होगी, एक घर में बहू पढ़ी लिखी जाएगी, तो दोनों ही परिवारों के लिए अच्छा है। जी 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 और शिक्षा क्यों नहीं मिले? स्त्री पुरुष में भेद कहाँ है, लड़के लड़की में अंतर कहाँ है? जी तो ऐसा सोच के, और उन्होंने ये, हम 4 बहनें, आज बड़ी बहन नहीं है हमारी, लेकिन हम 4 बहनें में से 3 हैं, और सबको जो है, और 2 भाई, सबको हमें उन्होंने बराबर पढ़ाया लिखाया, जी बराबर प्रोत्साहित किया, बहुत अच्छा माहौल पढ़ने के लिए दिया। माँ मेरी पढ़ी हुई नहीं थी, लेकिन वो हम सब के बीच में रहते हो, हमें कभी लगा ही नहीं कि माँ निरक्षर है। अच्छा। इतना उनका ग्लैमर था, इतनी उनमें सौम्यता थी, जी और हम सबको पढ़ाने में, प्रेरित करने में उन्होंने जी जान लगाई। तो इसलिए क्या है कि बचपन बहुत अच्छा बीता, बहुत सुंदर वातावरण में बीता। और कहते हैं कि बचपन जिसका अच्छे से बीत जाए, उसका जीवन जो है आगे से आगे अपने आप सरल होता जाता है। कई बार होता है बच्चा बचपन में ही किसी दुख संकट में आ जाए, अभाव में आ जाए, तो ऐसे में बच्चा जो है आगे का मार्ग उसका उतना सुगम नहीं रहता। तो मेरे लिए ये समस्या नहीं थी। तो आप तो प्रतिभाशाली बच्ची रही हैं। बिल्कुल आशीर्वाद ईश्वरीय आशीर्वाद भी, और परिवार का भी, माता पिता का भी। आपके तो घर में बहुत अच्छा था, पढ़ाई लिखाई का, आपके पिताजी, लेकिन वाकई में लड़कियों का ऐसा हाल था कि शिक्षा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल रजनी, था ऐसा। मेरे और मतलब परिवार बहुत बड़ा था हमारा। जी कहते हैं हमारे गोत्र के 150 परिवार एक साथ रहते थे, जी एक ही जगह। तो बाकी कोई पढ़ाई में इतना रुचि नहीं रखते थे, बल्कि हमारा भी विरोध ही किया। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे करते, एक दूसरे को देखते देखते, आज कोई लड़की अनपढ़ नहीं है। सभी परिवारों में लड़कियां भी और बहुएं भी पढ़ी लिखी, अभी तो बल्कि नौकरी भी कर रही हैं। तो परिवर्तन आता है समाज में, धीरे 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 आता है। घूंघट प्रथा आज उठ गई है ना। एक समय था जब राजस्थान की स्त्री बिना घूंघट के कहीं देख ही नहीं सकते आप, नहीं देख सकते। बहुत बड़ा निंदा का पात्र बनती थी वो। जी होता था ऐसा। लेकिन ये एक थोपी हुई बात थी, शुरू से तो पर्दा नहीं था। वैदिक काल से स्त्री कोई पर्दे में नहीं थी। आप हमारे वेदों में देखिए, ऐसी ऐसी ऋषिकाएं हुई हैं, मंत्र दृष्टा थी वो मंत्र रचती भी थी और बोलती भी थी, शास्त्रार्थ करती थी। गार्गी मैत्रेयी का आपने नाम सुना है। तो देखिए, इतनी प्रज्ञा संपन्न महिलाएं हमारे भारत देश में, आर्यावर्त में थी, और किस तरह से पता नहीं कहाँ से ये कि आक्रमण हुए बार बार, तो स्त्री को पर्दे में रखना है, छुपा के रखना है, शायद वहाँ से ये बात चली हुई है, और स्त्री को ढक कर घूंघट में, पर्दे में छुपाया गया। फिर वो परंपरा बनती चली गई। जी जी। तो लेकिन आज धीरे धीरे सबकी समझ में आ रहा है, और इस चीज़ से मुक्ति मिल रही है। जितनी भी कुप्रथाएं थी जिनसे स्त्री का जीवन प्रभावित हो रहा था, उसको धीरे धीरे लोग हटा रहे हैं। ये बड़ा शुभ संकेत है। आपने पढ़ाई लिखाई विवाह से पहले संपूर्ण कर ली थी या विवाहित जीवन? रजनी जी, मेरा विवाह जब मैं सेकंड ईयर में थी। जी हालांकि हमारी पढ़ाई तो प्राइवेट हुई। जी। राजगढ़ कस्बे में लड़कियों की 10वीं तक स्कूल भी बहुत देर से हुई थी, पहले प्राइमरी मिडिल जी। और 10वीं के बाद में स्कूल रेगुलर वहाँ नहीं थी। जी।
तो उसके बाद में पढ़ाई जारी रखना फिर मुश्किल हुआ। पहले लड़कियों का स्कूल जाना ही मुश्किल था, फिर वो इस तरह से कि अब कैसे हो। लेकिन पिताजी ने ये कहा कि पढ़ने की लगन अगर हो तो आपके पास पुस्तकें होंगी, आप पढ़िए हैं भाई। स्कूल और कॉलेज का धरातल ही आपको चाहिए, ये तो जरूरी नहीं अब आप साक्षर तो हो गए हैं जी, अपने आप भी पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने हमें स्वयं पाठी आवेदन करवाया और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल सब प्राइवेट की, स्वयं पाठी रहते हुए किए और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की। तो अगर साधन नहीं है वहीं रुक जाते हम कि स्कूल नहीं है कहाँ जाएं। उस समय पिताजी अगर ये नहीं सोचते कि भाई हो गई 10वीं तक पढ़ाई, अब आप बैठिए घर पे, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने और आगे प्रेरणा दी और रास्ते खोले और आज सब कुछ हो गया। एमए के बाद पीएचडी भी हो गई, नौकरी भी हो गई। जी जी जी। विवाहित जीवन, विवाहित जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही आते रहते हैं, लेकिन जब मेरा विवाह हुआ, सेकेंड ईयर में हो गया था, फिर मेरी बीए फाइनल हो गई। एमए फाइनल करने के बाद मेरा बेटा हो गया बड़ा वाला, और उसके बाद तक भी ठीक चल ही रहा था। फिर मेरे पति जो है वो यूनिवर्सिटी में बाहर चले गए आगे की पढ़ाई करने। हम दोनों में, वो मेरे से 1 साल सीनियर थे जी। थे नहीं, सो हैं अभी। तो कुछ दिक्कतें आई कि पढ़ाई कैसे हो। घर में रहते हुए एक पीहर के माहौल में पढ़ लेता है आदमी, ससुराल में और जिम्मेदारियां भी होती हैं। घर में मेरी दादी सास थी, दादा ससुर जी तो थोड़े दिन रहे, दादी सास थी, सास ससुर और दीदी वो जो जेठानी भी हैं जी। तो हम दोनों का भी सामंजस्य घर में ऐसा रहा कि उन्होंने मेरी जिम्मेदारियों को समझा और मैंने उनकी जिम्मेदारियों को समझा। वाह जी। तो बच्चे भी एक एक कर, उनके 4 बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं। संयुक्त परिवार में ये बहुत फायदा रहता है। तो दोनों ने एक दूसरे की दिक्कतों को समझा और संभाला। वो भी आज डाइट से लेक्चरर रिटायर हुई हैं और मैं उनके बाद में संस्कृत कॉलेज लेक्चरर से रिटायर। तो विवाहित जीवन भी सुखी ही था, ऐसी कोई बात नहीं। ये जरूर है कि अलग अलग रहने में दिक्कतें आती हैं। जब उनका जॉब भी फिर आकाशवाणी में हुआ तो फिर वही दिक्कतें थी, लेकिन अपने आप को इस तरह से संभाले रखा मैंने, क्योंकि संयुक्त परिवार में थी। जी जी। मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ, ना बच्चों को कभी ये लगा। तो बहुत आराम से समय बीतता चला गया और संघर्ष तो आते हैं बिल्कुल। तो लेकिन उनसे लड़ने की, जूझने की, उनके पार पाने की जो हिम्मत, हौसला मिला जी, वो बहुत प्रेरणादायी रहा मेरे लिए। कभी किसी ने ये कह के कि ये बहुत गलत है या ऐसा नहीं होना चाहिए, या आप खुद बहुत हिम्मतवार हैं और बहुत सामर्थ्यवान हैं तो आप जो है इसका विरोध करो, ये करो, वो करो, लेकिन ऐसा नहीं। उसमें सीख ये थी कि जीवन जियो। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं का निराकरण व्यक्ति अपने विवेक से करता है। बिल्कुल सर। आज देखिए रजनी जी कि हमारी लड़कियां हैं, ये जो इतने डिवोर्स हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, थोड़ी सी सहिष्णुता या एक दूसरे के प्रति समझ रखी जाए तो परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है, बचा सकते हैं हम। हाँ जी। तो एक तो जैसे स्त्री शिक्षित हो गई पुरुष के बराबर, तो वहाँ क्लैश होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिक्षा उसको न दी जाए, शिक्षित तो हो लेकिन समझ आए उनमें, बिल्कुल, कि घर जो है वो किसी तरह से बिखरे नहीं और बच्चों के लिए ऐसी समस्याएं ना खड़ी हो कि उनके दिमाग में प्रश्न चिन्ह खड़े होने लग जाए। तो संयुक्त परिवार है, साथ साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस तरह से बड़ा स्मूथ, और नौकरी करते करते समय बीत गया। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि जैसे बहुत ही आनंददायक विवाहित जीवन हो किसी का, ऐसा तो नहीं था। लेकिन जो था, जितना था मेरे पास, मैं उसी को उपहार मानती हूँ जीवन का। ये ऊंची सोच है आपकी। बिल्कुल। इतनी बड़ी जर्नी में
छोटे से बड़े होके विवाह हुए, तो सबसे ज्यादा लाड प्यार किससे मिला आपको? जैसे कि अपन सुनते हैं कि लड़के लड़की में भेद करते हैं माँ बाप, ये तो मैंने नहीं देखा। जी। हम बहनें 4 थी, भाई 2 थे, लेकिन कभी 6 के बीच में ये नहीं कि ये एक महत्वपूर्ण या भाई ज्यादा महत्वपूर्ण, बहनें नहीं, ऐसा नहीं था। हमारे माता पिता ने, दादी भी थी हमारी, दादाजी तो पहले चले गए थे, ऐसे ही ताऊ जी का परिवार था, तो सब में कभी ये नहीं कि हाँ इन लड़कों को ज्यादा महत्व दो और लड़कियों को दबा कर रखो, या इनसे काम ज्यादा लो, है ना, या ये अगले घर जाएंगे इनका अपने से कोई लेना, ऐसा नहीं। कई घरों में होता है इनका ही दूध प्यारणो है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये बेटी ने क्या दूध प्यार पालनो है, अगले घर जाई, अगले घर जाई काम सीखवा दो। तो अठ थे नहीं प्याओ और अगले घर में तो प्यावे जी यहाँ प्यावे। बिल्कुल। तो आ सोच जो है ये मेरे घर में नहीं था जी। बराबर था बिल्कुल। और भाई बहनों में भी बिल्कुल सहभाव, बिल्कुल सद्भाव, एक दूसरे के लिए जान देने वाले सारे। किसी के मन में ये नहीं कि इसको कुछ ज्यादा मिल रहा है या इसका ये कोई महत्व बढ़ रहा है, कभी नहीं, दिमाग में आया ही नहीं कभी। और एक काम मिलता था तो सारे मिलके उसको पूरा कर देते थे, तो पेरेंट्स को भी कभी शिकायत नहीं आई। साहित्य की तरफ रुझान सबसे पहले कब हो गया आपका कि मैं लेखन में? हाँ, साहित्य, ये बड़ी अच्छी बात कि घर में साहित्य का माहौल जब मिलता है बच्चे को। आज हम बच्चों को पत्र पत्रिकाएं कहाँ देते और कहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मोबाइल में या स्कूल में या ट्यूशन में। हम जब छोटे थे, हमारे पिताजी शिक्षा में तो वो थे ही, साहित्य में उनका बहुत, उनकी रुचि भी थी और बड़ा परिष्कृत साहित्य वो स्वयं भी पढ़ते थे और हमें पत्र पत्रिकाएं घर पे ला के देते थे। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, पराग, नंदन, ये सारी पत्रिकाएं घर पे आती थी, हम सब पढ़ते थे। अच्छे पुरस्कृत उपन्यास, जी, मुझे याद आ रहा है भगवती चरण वर्मा का ये विमल मित्र के बंगाली उपन्यास, इसमें एक था कौड़ी दिए केन लाम, खरीदी कौड़ियों के मोल, दुभाग में था ना, मोटा उपन्यास। तो हम सब बारी बारी पढ़ते थे उसको और ये देखते रहते कि ये छोड़ दे तो मैं लूं। आज ये पढ़ने की ये चीज नहीं है हमारे बच्चों में, बिल्कुल भी नहीं है। वो जितना पढ़ेंगे मोबाइल में ही पढ़ेंगे, पुस्तक से नाता टूट गया। फिर साहित्य से लगाव होने का एक और कारण था, गीत सुनना मुझे बहुत पसंद था। जी, मेरी दादी, पूरे परिवार में कोई भी उत्सव माहौल होता तो वो गीतों में जाती थी, मैं छोटी उनके साथ चली जाती। तो तब जो गीत गाती थी महिलाएं, ऐसे लगता जैसे वो एक ही राग में बोल रही हैं सब। हाँ, ऐसे लगता, शब्द समझ में नहीं आते थे। तो ये सुनते 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 मुझे थोड़े थोड़े शब्द मेरे कानों में पड़ने लगे। तो मैं आज महसूस करती हूँ कि हमारा राजस्थानी लोक संगीत जो है वो कितना कितना सांस्कृतिक है, उसमें सांस्कृतिक मूल्य कितने भरे हुए हैं। आप देवर भाभी के गीत देख लो, सुसरा जी गाई जे, नंदोई गाई जे, जवाई गाई जे, है ना, और बहू के लाडकोड़ के और बन्ना बन्नी राती जगह के गीत आप देखो, तो उनमें सामान्य बातें नहीं है, वो केवल आलाप नहीं है, उनमें एक संस्कृति, उनमें एक लोक का भरा पूरा रंग भरा पड़ा है। तो ये सारी चीजें सुनते सुनते, और फिर जब पिताजी घर पे पत्रिकाएं लाते थे, उनकी एक आदत थी कि जो अच्छी कविता छपी है वो बोलते थे इसको लिखो, अपनी राइटिंग में लिखो, और फिर कहते थे कि इसमें गलतियां नहीं आनी चाहिए। तो हुआ ऐसा, इस अनुशासन का सुफल ये निकला कि लिखने में अशुद्धियां नहीं आती जी, और हैंड राइटिंग सुधर गई। वो डांटते थे कि अक्षर ऐसे कैसे बनाया एक पंक्ति में आप 6 अक्षर को 6 डिजाइन में लिखोगे तो राइटिंग कैसे बनेगी जी। ये अनुशासन रहा। और कविताएं जब वो लिखने को देते थे तो लिखते लिखते बोलते थे, उनको उच्चारण करते थे, अच्छी लगती थी, रट जाते थे, इससे कविताओं से जुड़ा हुआ। तो अच्छी कविताएं पढ़ने से, और फिर कोर्स में अच्छी अच्छी कविताएं लगती थी अपने। सूर मीरा कबीर तो है ही है, लेकिन फिर नए कवि, दिनकर की कविता मुझे अब भी नहीं भूलती, नीरज की कविता अब भी नहीं भूलती, हरिवंश राय बच्चन, तो इतने बड़े बड़े कवियों को जब पढ़ा तो शब्दों से साक्षात्कार हुआ।
और उससे फिर उन शब्दों को बरतने का सलीका धीरे धीरे सीखा। तो कुछ कुछ लिख लेती हूँ। बहुत बड़ा तो नहीं कोई काम किया है मैंने, लेकिन कविताएं पढ़ने का और उनको मेरी सरलता से रचने का थोड़ा अभ्यास मुझे हो गया। पाठकों को मालूम है आपने बड़ा तो किया है बहुत, और गर्व भी है। पाठकों का प्रेम मिला और उनसे हाँ। भी प्रोत्साहन मिला। हाँ, कितनी गर्व की बात है। लेखन के अलावा और कोई पसंद का कार्य? घर गृहस्थी के सारे काम मुझे, आपको बताऊं मैं कि हमारे गाय थी, मुझे थेपड़ी थापना पसंद था जी। तो वो नोरे में जाते थे, मैं और मेरे ताऊ जी की बेटी, हम साथ साथ तो रहते ही थे, तो हम जाते वहां पे तो एक दो बार उसको थापते देखा, फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा ये काम, मैंने किया। जी। और लेव लगाना जी, कच्चे आंगन लीपणो करनो, हाँ। वो गाहणो भी ने और लीपणो, वाह जी। मांडना मांडना जी मेहंदी मांडनी जी। थोड़ा थोड़ा गोटे किनारी का भी काम भी, इंडी पंखी बनाना, ये सब मेरे शौक थे। तो इनको किया मैंने। जिस चीज में मेरा ये लगा मुझे कि ये बहुत अच्छा काम है, मुझे सीखना चाहिए, तो मैं जी जान से लग के उसको सीखती और मुझे अच्छा लगता। जी जी। आंगी आज कोई नहीं पहनता ना अंगिया, हाँ। मैंने मेरी नानी के साथ में बैठ के आंगी सिलना सीखा। जी जी, पहले वो आंगी बांटते थे। खड़पार, ये डोरी कसना ये सब सीखे। दही भी लोना अच्छा लगता था। तो और गीतों में जाना, गीत गाना और बातें हैं जो वो दुनिया भूल चुकी है, आज आप दोहरा रहे हैं कि वापस मैं तो अभी भी जीती हूँ उन चीजों को। बहुत बड़ी बात है। राती जगह में पूरे में बैठना और गीत सुनना, ये मेरा शौक था। सारे गीत आप तो जानते हैं शायद, राती जगह में एक अपने गीत गाते हैं बिनाणी, बिनाणी तो बोले दो टुकड़ों में गाया जाता है, एक रत्नो रेबारी, अच्छा, जैतल दे जी, आभल दे, ये बड़ा बड़ा गीत है जो एक सजना जी। एक गीत आज भी हमारे दिमाग में, मतलब कथा गीत की जो अंकित है, पाबू जी का और सारे देवताओं के, बालाजी, भैरू जी, गोगा जी, बहूता जी, है ना, सती माता जी, खाटू श्याम जी, सालासर जी, सबके गीत। तो ए गीत सुनता सुनता मैंने यह लागत हमारी राजस्थानी संस्कृति बहुत हरी भरी है, बहुत समृद्ध है और बहुत सुंदर है। जी जी। तो मेरा रुझान भी फिर राजस्थानी में लिखने को हुआ। जी जी। हिंदी में शुरुआत एक दो कविताओं से करने के बाद हमारे मन में आई कि राजस्थानी में लिखा आप, तो मन राजस्थानी में लिखनो पढ़नो और शुरू से पसंद आयो। मन कन्हैया लाल सेठिया जी कविता बहुत बढ़िया। राजस्थानी की आपकी जो मनपसंद कविताएं हैं उनका कोई जिक्र? मनपसंद तो आप पर है कि आपने कौन सी पसंद आया लेकिन काफी सारी छोटी साइज की भी और समसामयिक विषयों पर भी लिखी। हाँ। और राजस्थानी को एक और काम मैं करूँ कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम है किताब। हाँ, वो नाटक दुनिया को प्रसिद्ध नाटक है, आपने लिखा भी नाटक ने मैं राजस्थानी में ट्रांसलेट करूँ। हाँ। तो बी टाइम मैंने और एक गर्व अनुभव हुआ कि राजस्थानी में संस्कृत राजस्थानी में पूरी की पूरी समावे, मतलब संस्कृत को जो लकब है जी बोलने को, मैंने शब्दाने बरतने को, वाक्य छोटा छोटा बोलने को, वो राजस्थानी में है। सहायक क्रिया आप राजस्थानी में वो जावे, बोला वो जावे है को नहीं बोला आप बिना बोलने चले ना। सगच्छति संस्कृत है, सगच्छति वह जाता है, तो है अर्थ अपना आप में समावे में। तो वो जो लाघव है बात करने की, दूसरों आपने ओखाना कहबता कितनी चले, अब घर घर में सुना, वो लोकोक्ति सौंदर्य संस्कृत में है, छोटी छोटी उक्तियां जो है। और फिर नाटक के बीच में मैं जितनी भी आई मैंने ट्रांसलेट करी और मैं सबने पसंद आई जी। तो यानी एक भाषा को रचाव और भी को भाव सामर्थ्य दूसरी भाषा में अगर उतर सके है तो साम्यता बिना को नहीं उतरे। बिल्कुल थोड़ा तो साम्य होएगा ना। ऋषि कण्व है, ऋषि है वो, और शकुंतला बेटी है उनकी। हाँ। बिना जब पतो चले कण्व ऋषि ने कि इनको विवाह हुए है दुष्यंत से, आश्रम में आको विवाह आपकी मर्जी से कर लियो, वह भी इन्हें ससुराल भेजने के लिए तैयार। सखिया ने कहे कि इन्हें
सजाओ श्रृंगारो तैयार करो इन्हें सासरे भेजा। जी। तो एक तरफ शकुंतला ने भी की सखियां सजा रही है, एक तरफ ऋषि खड़ा खड़ा देख रही है। तो पिता को मन बेटी के साथ की भांत जुड़ेड़ो है, बातों बाकी सागी बेटी को नहीं पाड़ियोड़ी है। माँ बाप तो विश्वामित्र में इनका है जो कि मैंने छोड़ के चला गया। तो इतने से दिन के जुड़ाव में ऋषि कण्व को कालजो भरियो आवे शकुंतला ने देखकर कि आज चली जासी। ई आश्रम के आंगने में खेलती कूदती नाचती फिरती हमारे बीच में ही आज चली जासी। तो पीड़ा जो है वो हर पिता की समान है, चाहे वो ऋषि है चाहे वो राजा है, बिल्कुल, चाहे वो गृहस्थ है ना, बिल्कुल। तो यह वेदना पीड़ा जो है सब में समान है। ये सब संवेदना की चीजें हैं और हर भाषा में आप के तरीके से ये शामिल हुआ। ए पढ़नो बाँचनो मैंने हमेशा पसंद आयो और मैं ये काम कर आई, मैं ट्रांसलेशन का भी कर, मौलिक भी लिखियो। और राजस्थानी की कोई कविता आपने सुनने की इच्छा है तो बयां तो हर विषय पर लोग लिखे ही लिखे है। मैं एक छोटो सो टुकड़ो सुनाऊं आपने जी कि आपा रोटी बनावा वो सामान्य काम को नहीं जी। जी हाँ, रोटी बनाने में चतराई लागे भी यही कविता लिखने में लागे, बिल्कुल लागे ना, यही को नहीं। तो ई की पंक्तियां लिखी कि रोटी हुओ चाहे कविता, रोटी हुओ चाहे कविता चावे चतराई, यही चले कोनी चवन्नी, अटकल पच्चू अठन्नी और टकसाली रुपयो घड़ कोनी सके, रोटी माँ के हाथ की और कविता कालिदास की। वाह। तो मतलब स्त्री तो रचे है, कविता रचनो भी है तो रोटी बनानो भी है तो घर सजानो भी है, तो बहुत सारा आयाम है स्त्री के सृजन का जी। तो वो एक छोटो सो मैं बिंब लियो कि रोटी अच्छा गेहूं बीणने सू लेर पुरस्योड़े थाल लग, कितरा छंद रचे हथेलियां। बताओ, सोरो सो को नहीं है ना। वाह। गेहूं घर में आ गयो, हालांकि बिकाने की भी प्रक्रिया है, बीजे उगावे छड़े में लावणी करे निनाण करे काट खड़े मुंह काट घर में लियावे। अठे गेहूं आने के बाद भी गेहूं बीणने सू लेर पुरस्योड़े थाल लग, कितरा छंद रचे हथेलियां के लोई लोई बेल तो चकड़ो, अवेरे अचपड़ाट तवा चिमटो परात। आ सब चीजा को अचपड़ाट वो अवेरे, ये सब शब्द ने अवेरे और कविता लिखे बही तो है और कहीं, बिल्कुल है ना जी। तो रोटी बड़े काची रहे सीखे के आखिरी हुए जितरी उतरो ही सुआज उतरे कविता माई। यानी रोटी ढंग से पलोटनी आगी है तो कविता भी आ जैसी, वो भी एक काम है। तो ए छोटी छोटी चीज़ा ने मिलार में राजधानी में लिखना शुरू करो, अनुवाद से शुरुआत करी, फिर कविताएं भी लिखी और अब कुछ कुछ थोड़ो थोड़ो चालतो रहे। सबसे ज्यादा सहयोग किसका रहा है कविता लिखने में? अगर भूमिका की बात करूं कि भूमिका कठों बनी तो पिताजी को सहयोग रहे। अगर बे घर में पत्र पत्रिकावां नहीं ले बे मारो जुड़ाव कविताओं नहीं करे। अगर मैं कविता कागज पर उतारते वक्त ये नहीं सोचूं कि इसमें क्या भाव है, इसमें क्या सुंदरता है, ये दिमाग में नए विचारों में, तो मेरा जुड़ाव कविताओं को नहीं बने। भी मैं जो बातें आई है बे आपने भीतर कितनी उतरे, आपने से कितनी जुड़े। कविता कद पढ़े आदमी जब ये मिलती जुलती चीज भी न दिखे जब तो बाँचे ना। अब तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, कोई चौपाई आपा नहीं हाल की लागेगी कि बा यहाँ लागे कि तो कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी लागे ना, क्यों कि बा आपने भीतर से कठी आपको अनुभव में से जुड़े। तो आई कविता की चीज है जी। कविता यदि जुड़ेगी आदमी से जो थे सच्चाई से थारी मायली बात निकाल रखशु। पहली नई रचना कौन सी? स्कूल में पढ़ता अभी टाइम एक 2 पन्ना की पत्रिका निकलती राजगढ़ में जी जी। तो भी मैं एक छोटी सी कविता शायद जवाहरलाल नेहरू पर या उसकी बाल सभा में होया करती, तो सभी बच्चा ने चाव रहे तो कि मैं बोला, लेकिन विषय पर बोलना तो बच्चे ने बोनी आवे ना जी। तो वो 14 नवंबर की कोई सभा होगी, अब भी मैं बहुत कोशिश करी कि मैंने नेहरू जी पर कोई कविता मिल जाए।
लेकिन मैंने को नहीं मिली। तो फिर किताबां देखी करी को, फिर मैं सोची अपनों हुए जिसे आप ही मार लिया। तो नेहरू जी पर, बाकी जीवनी पर 4-5 लाइना मांडी बे, अब मेरे ठीक ठीक तो याद को नहीं, पर वह 4-5 लाइना हमें हमारी शुरुआत है बाबा। पहली वही आपकी पहली रचना। बिल्कुल। तो आज 14 दिसंबर है, 14 नवंबर की बात है वो, जी कि मैं खुद सोची कि को नहीं मिले तो आप किसी बोलना थोड़ी को नहीं, सभा में तो बोली छा जी। तो भी आधार पर कच्ची पक्की 4-5 लाइना लिखकर बोली, बठू यो कि ढंग से भी लिखियो जा सके, है ना। तो पहली सीख तोड़ कविता है, इनमें और कोशिश करो, अच्छे कवियां न पढ़ो, वह के ढंग से लिखे कया लिखे, जी जी। इस प्रयास में फिर सुधार हो धीरे धीरे। जी जी। तो साहित्य एक माहौल जैसे जैसे आदमी ने मिलतो जावे ना, वो साहित्य से जुड़ाव भी होतो जावे। जावित्री जोशी महिला साहित्यकार पुरस्कार 2002 आपको मिला वो सम्मान। एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। द्वारका सेवा निधि जयपुर में एक ट्रस्ट बने हुए है जी। तो वह आपकी शायद माँ के नाम पर ये पुरस्कार रखियो, जावित्री जोशी जी। महावीर प्रसाद जोशी जी राजस्थानी, हिंदी, संस्कृत तीनों भाषाओं का बड़ा साहित्यकार। हाँ, अब को नहीं रहे, अरे जयपुर में ही रहता जी। हाँ, सादुलपुर का। फिर जयपुर मकान बना के बेटो अठे रह लगे तो अठे रह लगे। तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम को अनुवाद पढ़ियो वह खुद संस्कृत राजधानी दुनिया का, तो बाने वो बहुत पसंद आयो। और वह भी टाइम ही सेलेक्ट कर ली कि वो जावित्री जोशी महिला साहित्यकार पुरस्कार है, वो एक कृति ने मिलनो जाए। तो बाकी जो समिति ही भी मैं किताब ने मिली और वह सब भी सहमत हुआ इन बात पर। तो वो प्रतिष्ठित पुरस्कार ही है। द्वारका सेवा निधि का पुरस्कार यूं ही को नहीं हुआ, वो 2002 में मन मिलो, तो मैं हमारो सौभाग्य मानू ही मैं, और वहाँ को आशीर्वाद मानू महावीर प्रसाद जी को जी। वह भी बहुत प्रेरणा दी कि लिखो, आपकी भाषा मत छोड़ो, हिंदी में लिखो, संस्कृत में लिखो, और क्या में लिखो, पर राजस्थानी बचा रखो। क्योंकि ना आज ही छोड़ दिया, आप ही छोड़ दिया तो फिर मानता तो राज भैया ही कौन दे रहे हो, माइड भाषा है ना। अब देखो बिना मानता भी आपकी जीवती जागती तस्वीर दुनिया के सामने रखे। आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी नृत्य संगीत के बिना तो आपकी पार नहीं पड़ती। वो लोक संस्कृति लुभाती है लोगों को, और आप अपने ही घर में उस भाषा को मान्यता नहीं दे रहे। कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा अन्याय। भले ही मान्यता नहीं भी देता भी ठीक है। आज एक चिंताजनक स्थिति अपने सामने अभी है कि घर में टाबर कौन बोले राजस्थानी, आप बोलनी कौन दिया, है ना। जी जी। गंवार लागे, अनपढ़ा लागे लोग, है ना, मारवाड़ी बोले तो, या तो हिंदी रेंदे, नहीं तो फिर और ऊंचा अंग्रेजी बुलावे लगे। बच्चा इंग्लिश बोले जब माँ बाप राजी हुए, इंग्लिश की पोइम सुनावे तो पेरेंट्स प्रसन्न होगी, देखो मारो पढ़ गयो बच्चों, वो आपकी बोली भूलतो जा रहे हो, वो आपका संस्कार भूलतो जा रहे हो, और खत्म हो सी फिर। तो ई तरफ जो है परिवार ने, पेरेंट्स ने ध्यान देना चाहिए जी, कि एक जीवती जागती भाषा है, बहुत बड़ी अपनी संस्कृति के अंदर बंधी हुई है, इन्हें बचाई जानी चाहिए। सुभद्रा कुमारी चौहान काव्य प्रतिभा पुरस्कार 2006 कितने गौरव की बात है। बिल्कुल, ये पुरस्कार मिले मुझे अमरावती में एक कार्यक्रम हुआ था, लेखिका सम्मेलन का ही था कोई, तो उसमें उन्होंने कविता प्रतियोगिता रखी थी जी। वहाँ उस प्रतियोगिता में मेरी कविता फर्स्ट आई थी, उसमें राजस्थानी की, यानी सॉरी हिंदी की जी। वह कविता ही साजिशें जितनी अंधेरों ने रची जी, रोशनी के हौसले बढ़ते गए। ये भी पूरी शुरू की 2 लाइना है। मैं पूरे भी मैं कंपटीशन में फर्स्ट आई, पूरी कविता ही है। और फिर भी पर जो जावित्री देवी जोशी नहीं सॉरी सुभद्रा कुमारी चौहान काव्य प्रतिभा पुरस्कार वो बठे मिलो अमरावती में, बहुत बड़ी गौरव की बात है। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार 2002 राजस्थान सरकार का कुछ उसके वो पुरस्कार हर साल एक उत्कृष्ट शिक्षक ने दियो जावे जी। आपने राजस्थान में शायद काफी समय से है यूँ,
तो जो श्रेष्ठ शिक्षका को चयन किया हुआ है कि बाको प्रिंसिपल बाकी एप्लीकेशन जो पुरस्कार का आवेदन पत्र हुआ है वो भर के भेजेगो ऊपर शिक्षा विभाग में बठे वो छठे को पुरस्कार बहुत लोग का फॉर्म आवे वो सेलेक्ट हुआ है और कुछ रेशो है हर जिले का इतना दिया जाएगा। तो आपने सीकर जिले को जो है मेरो इनमें सेलेक्ट हुए हो पुरस्कार 2002 में ही और राज्यपाल पुरस्कार बोला इन्हें राज्यपाल या मुख्यमंत्री देवे वो 2002 में ही मिले। तो मैं शिक्षण काम करो देखो टीचिंग करी हूँ मैं कॉलेज प्राइमरी सब मिला के 30 साल की टीचिंग ही 30 साल के बाद रिटायरमेंट हो गयो। अब रिटायरमेंट के बाद भी लगभग 10 साल हो गया रिटायरमेंट। आपके अनगिनत पुरस्कार है अनगिनत सम्मान है नहीं, तो सबका जिक्र तो नहीं जरूरी ही पर नहीं। कुछ एक राज्य सरकार द्वारा संस्कृत विद्वत सम्मान हाँ किस योगदान के लिए? वही अभिज्ञान शाकुंतलम जो है हाँ। वह संस्कृत की है मूल में जी। और संस्कृत साहित्य को प्रचार प्रसार हुयो हमारे ये अनुवाद से राजस्थान में अनुवाद राजस्थानी में कर दियो ना तो राजस्थानी साहित्य से यह चीज जुड़ गई। दूसरों 30 वर्ष तक संस्कृत पढ़ाई वो भी संस्कृत विभाग ने वास्ते संस्कृत विभाग ने जो है सेलेक्ट करे और संस्कृत की को एक विद्वत सम्मान हुआ प्रतिष्ठित सम्मान वो इनमें मिलो। बैठे अपने रक्षाबंधन ने संस्कृत दिवस मनाई जाए तो रक्षाबंधन के दिन ही वो पुरस्कार मैंने मिलो। मेरो जन्मदिन भी रक्षाबंधन को ही है 10 अगस्त को जी। तो भी दिन वो फंक्शन अठा अपने वो रविंद्र मंच पर हो जी वो भी दिन मिला। 2016 2017 2011 इनमें सब में आपको तो थोड़ा थोड़ा तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आप खुद की सराहना करना पसंद कम है पर फिर भी नहीं पुरस्कार देखो पुरस्कार आदमी जब काम करे तो मैंने प्रोत्साहन मिले पुरस्कार से है ना। हाँ। तो बीच बीच में पुरस्कार मिलता रहा तो हमारी भी हिम्मत हौसलो बढ़तो रहो हमारे भी प्रोत्साहन मिलतो रहो और मैं आगे से आगे मैं काम करती गई। तो आज एक हिंदी को काव्य संग्रह मारो प्रकाशित है जी। एक राजस्थानी को है कविता की पुस्तक एक वो अनुवाद प्रकाशित है जी शकुंतला को जी। एक मैं 20वीं सदी में राजस्थानी में जितनी महिलावां लिखो बा सबको संकलन में निकालो जिसको नाम है आंगणे सु आबू। हाँ आंगणे सु आबू। और अभी अभी कुछ दिन पहले मैं संस्कृत की कुछ कहानियां अनुवाद करी इक्षुगंधा नाम से वह पुरस्कृत कहानियां ही संस्कृत की और बाने में राजस्थानी की। तो संस्कृत वाला ही वास्ते माना है कि संस्कृत से राजस्थानी में मैं वो प्रचार प्रसार करूँ संस्कृत को ये वास्ते भी महत्व देर में पुरस्कार दियो और सेवा काल भी संस्कृत विभाग में ही करो ये वास्ते। ये दोहरा परशो हेत ओ बा राजस्थानी की किताब है कवितावां की जी जी। इनमें कवितावां भी है छंद मुक्त भी है छंद में भी है वो भी 2004 में प्रकाशित हो गयो। तो धोरा पसरियो हेत नाम से कविता ही भी के नाम से किताब को नाम रख दियो। तू मूर्धर में बाड़ू रेत हारो मारो न्यारो हेत तू मूर्धर में बाड़ू रेत वो धोरा धोरा पसरियो हेत अगर की एक लंबी कविता है जी बा इन किताब में है। और हिंदी वाली को नाम है संवाद संभव जी। मैडम कौन सा सम्मान अधिक प्रिय है इतने सम्मानों में से कोई ऐसा कि मैं तो इस पल को मैं जाऊं बिल्कुल बिल्कुल सम्मान का सारा ही पल आदमी ने गौरवान्वित करे लेकिन मैं तो आज के सम्मान को भी उल्लेख करूंगी कि मैं रजनी जी से मिलन आई जी जी और जो भव्य और दिव्य स्वागत और जो अपनत्व और स्नेह मन देखने मिलो मैं बहुत हर्षित हूँ बहुत अभिभूत हूँ ये बात सुन कि आपकी पूरी कॉलोनी जो है वो आपको अपार्टमेंट जो है कि अपनत्व से मैंने मतलब मेरा स्वागत करो कि मैं वास्तव में यह सोची हूँ कि लोग आ के वे कहने में आवे कि दुनिया में कोई ना कोई से की मतलब को नहीं आवे ना कि वो आप में लेकिन नहीं इस सोसाइटी में आर मैंने वो अनुभव हुआ कि अब बहुत बड़ी बात है कौन चाय बना रहे हैं कौन का प्लेट में बैठे हैं वो आपको प्रभाव भी है आपको स्वभाव भी है
है ना, और आपको स्नेह भी है। नहीं ए कौन कोई को करे। आज मैंने सेक्रेटरी भी बनाया आज मेरे को इन्होंने। बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत बधाई आपने। सबने, मैंने तो मना किया। नहीं नहीं नहीं, आप डिजर्व करो इस चीज में, तो बहुत बढ़िया बात है यार। और आप जो यो उपक्रम आपको चला रखियो है वो भी मैं अंतरात्मा से आपने मतलब शुभकामनाएं दूंगी, वो बहुत बढ़िया काम है और इन आप जारी रखो। और बात रही महिलाओं की, तो महिलाओं खूब जुड़ जाएगी, खूब जुड़ जाएगी, चिंता ही मत करो। मैं भी नाम सुजासी हूँ आपने। ये लेखन कार्य में और अपने साहित्य में नवरस का जिक्र होता है, तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा रस प्रिय है? करुण रस। हम सब क्योंकि श्रृंगार की एक अवस्था भी हुआ आदमी की, श्रृंगार रस भी पसंद हो। जब मैं अभिज्ञान शाकुंतलम कॉलेज में पढ़ाती ही बच्चा ने, तो वो माहौल ही अलग हो। लेकिन अब इस समय मेरी जो अवस्था है भी मैं करुण और शांत बिल्कुल वातावरण वो मैंने ज्यादा पसंद आया। हास्य रस जो बचपन में बच्चा ने ज्यादा पसंद हुआ है, थोड़ो थोड़ो मारो भी चुटकुला सुनना है, सुनाना है। हास्य रस की कवितावां जठे भी बोली जाती, मैं सुनती भी नहीं, किताबें भी लाके पढ़ती। तो रस तो नो रस में सारा ही रस, लेकिन रौद्र भयंकर भयानक ए तो मैंने कतई पसंद को नहीं है। नो रस में ए भी है अपने कने विभत्स रस है, देखो कौन जावे मारो। तो आ सबने छोड़ के बाकी सारा ही रस जो है आपके वीर रस की कविता में बहुत बोली है। मैं वीर रस की 15 अगस्त 26 जनवरी मंच पर खड़ा और तो बहुत जोश से बोली है जी। तो वो भी अपना आप में एक महत्वपूर्ण रस है। जी जी जी। आपकी इस यात्रा में पिता तो थे ही, पर प्रेरणादायी और रियल मॉडल कौन रहा? रोल मॉडल, हाँ रोल मॉडल तो मैं वहाँ साहित्यकारा नहीं मान सकूं, जो आपके जीवन का इतना उतार चढ़ाव और संघर्ष वह सब ने पार करते इतनी अच्छी रचना वहाँ आपा ने दे गया, इतनी बढ़िया मतलब इतना बढ़िया साहित्य आपा ने दे गया कि आज कोई भी त्रस्त व्यक्ति 4 पंक्तियां पढ़ के अगर आपके कालजे में ठंड अनुभव करे, शांति अनुभव करे, तो वो बहुत बड़ो योगदान हो। अब भरत जब आपके नाने रहूं लौट के आवे, भरत जब ननिहाल गए हुए, पीछे से दशरथ जो है वो उनका देहावसान हो गया, राम को वनवास हो गया। अब यहाँ के माहौल में देखो शांत रस कितनो, वशिष्ठ गुरु आवे, मैं आदि मारवाड़ी बोलूं दिक्कत तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो भाषा है अपनी। मैं तो राजस्थानी भी ना हमारी राजस्थानी धरती ने खुद ने गर्व है। बिल्कुल आप बोलांगा और अपना टाबर सुनेगा, धीरे धीरे बोलेगा। अपनी माँ की बात नहीं करेंगे तो किसकी? हाँ, तो ऋषि वशिष्ठ आके जो चौपाई बोली बात सुनो आप। भरत ने ज्यादा सांत्वना और नहीं बाने पतो है कि हो कि एक टाबर घरों बाहर ने गयो है, पीछे पिता भी गयो और भाई वनवास जा रहे हो है ना, और घर को माहौल यहाँ को हो रहे है। तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि सुनो भरत भावी प्रबल, तो बड़ो समाधान दे दियो ना, सुनो भरत भावी प्रबल। अगली पंक्ति है जस अप जस हरि हाथ, बिलखी कहे मुनिनाथ। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। और अगली पंक्ति के अंत की पड़ी है कि जस अप जस हरि हाथ। तो एक समाधान दे दियो कि चिंता दुख संताप करने से फायदो उपलब्धि के आपा ने जो अपना कर्म करना है तो करना पड़सी। ठीक, आज बहुत बड़ो दुख भरत पर टूट्यो है, लेकिन भावी प्रबल है भाई। सुनो भरत भावी प्रबल, होनहार प्रबल है, बिन कोई रोक नहीं सके जी। गुरु वशिष्ठ या बात कह रहे हैं और भरत ने कह रहे हैं। तो आदमी ने आपके दुखा को संघर्षा को समाधान आ ग्रंथा में मिले। आज गीता ने क्यों अभी तक आप इतनी ऊंचाई पर क्यों आवे हो, वो समाधान देवे जीवन का। बिल्कुल देवे है ना। तो यही चीज है, श्रेष्ठ साहित्य इस तरह से आदमी को जीवन की राह बताता है। आने वाली पीढ़ी के लिए एक साहित्यकार की, आने वाले साहित्यकार को लिए क्या सलाह? बहुत बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। पहली बात तो यह है कि मैं एक भावना तो यह है कि साहित्य से व्यक्ति जुड़ो रहेगो तभी वो साहित्यकार बढ़ेगो। तो आज के समय में जो पीढ़ी अपने सामने है, बस साहित्य से कितों जुड़ाव आपके स्तर पर रख सके। एक तो प्रश्न यो है कि आज न युवा के ने बच्चा के ने साहित्य के लिए समय को नहीं।
लेकिन घर में अगर रामचरितमानस की चौपाइयां कोई बोल रही है बिना आ चौपाई सुने है तो एकदम चेतना तो आवे ना कि साहित्य में इतनी सुंदर चीज है अपने को, जी। है ना। और आदमी काम करे ही करे बिना फल नहीं मिले, फिर के दिमाग में या कठे से ही भी मैंने निष्काम कर्म योग को श्लोक सुनेगो गीता में से, कितनी हिम्मत भी के अंदर आओगे, कितनो हौसलो वो संभाल लेगो आपको। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अब एक आगे संताप कठे बचो, ये आपका अधिकार कर्म करना है, कर्मणि एव अधिकार है मां फलेषु, फल में नहीं है, फल तो ऊपर लो देसी और वो भी पर ही छोड़ना चाहिए, लेकिन कर्म करना पड़से। माँ कर्म फल हेतु में माते संगो अस्तु अकर्मणि। और आप भी मत सोच लीजो कि फल की आशा नहीं करा जना कर्म क्यों करा, आप कौन चलेगी, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म बिना आदमी रहे भी को नहीं। आप हाथ नहीं हिला रहे हो, आपका दिमाग तो चल रहा है, ये कर्म ही है जी। आप सोच तो रहे हो ना, वो भी कर्म ही है। तो बिना कर्म के व्यक्ति रह नहीं सकता, लेकिन निष्काम कर्म करना चाहिए। तो ऐसी चीजें आपने कठों मिला है, साहित्य मिला है जी। साहित्य से जुड़ो रहना चाहिए। आज के नए साहित्यकार ने ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। क्या वह 10 किताबें 10 पंक्ति 10 पुस्तकें पढ़ो तो 1 पेज लिखो, यानी लिखने की सामर्थ्य यहीं को नहीं आवे। कोई सोचे कि मैं कलम हाथ में ले लूँ कागज पर मांडने बैठ जाऊँ, संभव ही नहीं है। पहली रोड़ो दिमाग में के है सामने स्थितियां, आ स्थितियां पर पहली का अपना साहित्यकार के रच क्या, अपनी कौन सी सामर्थ्य है कि आप से मिलतो जुलतो या आके स्तर को लिख सका तो लिखा, कबाड़ लिखने से क्या मतलब है। आज के साहित्यकार के सामने आप बड़ी चुनौती है। कविता के क्षेत्र में और ज्यादा है कि छंद से तो छूट गया आप, छंद मुक्त कविता चल गई, चलो ठीक है चल गई, लेकिन बिके अंदर भी एक लय तो हुआ है। कविता अच्छा बाई कविता जीवेगी, बाई कविता अमर रहेगी जिमें कोई लय या छंद हुए गो। गद्य में लिखी हुई चीज जो ना आप पढ़ तो ले समझ भी ले लेकिन बा जबान पर को नहीं रहे, भूल जाओ आप। कोई गानो आपने क्यों याद रह जाए, वो छंद में है, छंद लय में है ना। तो गीता का श्लोक क्यों लोगों के हृदय में बार बार मतलब रम जावे, वो कारण है छंद में है। बिना छंद की चीज आप रट लेंगा समझ लेंगा, लेकिन बात काल से रमे को नहीं, बात छंद और लय के साथ आवेगी। आज नया साहित्यकारा ने एक आ भी कहनी चाहूँ कि थे खुद रचो, आप जो रचो वो आपके कंठ पर होना चाहिए। आप कोई कविता मान ली और मंच पर खड़ा होगा तो बिना देख के बोलोगा भी रची तो आप नहीं है। इतनी क्षमता लाओ कि आपके शब्द आपके पास तो रहे, है ना, आपके कंठ पर रहे, आपकी स्मृति में रहे, तो आप उनका उल्लेख कर सको। पहले यो हो कि दूसरा की कविताओं आप उल्लेख करा, फला कवि ने ये कहा है, उन्होंने ये कहा है, हाँ। और आज अपनी याद को नहीं लिखेड़ी, दूसरा की तो आप राखी कौन सका। तो संदर्भ के लिए, अपने ज्ञान को समृद्ध करने के लिए, अपनी शब्द सामर्थ्य बढ़ाने के लिए नए साहित्यकारों को पढ़ना ज्यादा चाहिए। अब आ चुनौती है कि मांगने समय को नहीं तो नहीं, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, लापरवाही में कविता नहीं रची जा सकती। उसके लिए पहले खूब पढ़ना पड़ता है। अच्छे कवियों को पढ़ो तो आपको अंदर से ये बात आएगी कि मैं जो सोच रहा हूँ उसको मैं किस स्तर पर रखूं। और इतनी सुंदर कविताएं जब संसार में है तो मैं लिख को या कर काई कर शू काई करनो, बिल्कुल काई करनो भी। तो अच्छा पढ़ो और उसमें से अच्छा ग्रहण करो और उसको और अच्छे तरीके से व्यक्त करो तो लिखो, क्योंकि किताबां तो बहुत है। आज किताब हाथ में लेने की जरूरत नहीं, गूगल है, नेट है बच्चा है ना। तो कुछ ऐसा रचो कि पढ़ा जाए, वो बचे, वो खत्म ना हो। और यूं ही के शौकिया मन में आ गिरा 4 पंक्तियां लिख ली कर ली, ये नहीं जी जी। ए जीवे को नहीं ज्यादा दिन, ए पंक्तियां भी रुड़ जाए बस। हो सके 4 पंक्तियां थे कोई टाइम में बहुत बढ़िया रच दी, लेकिन आपने अभ्यास नहीं रखा जारी, शास्त्र और नियम नहीं पढ़े ज्यादा, है ना, अध्ययन नहीं किया जाता, तो मैं लुप्त हो जैसे माने जीवित रखने के लिए
विद्या व्यसन पकड़ के रखना पड़ेगा, शास्त्राभ्यास करना पड़ेगा, ये डॉक्टर तो करना साहिबा, होगा। आपकी कोई अब भी कोई कृति अभी आप रच रहे हैं? अभी मैं एक संकलन मेरो दे के आई हूँ प्रेस में ही कल, कि जो कविताएं समय समय पर बोली भी गई, सबने पसंद भी आई, बाको एक संकलन निकाल दी हो जावे जी। और हिंदी और राजस्थानी दोनों को ही वह भी मैं प्रेस में दे के आई हूँ। एक मैं मधुशाला को अनुवाद राजस्थानी में कर रखी है। मधुशाला को अनुवाद राजस्थानी, वाह। बच्चन जी को, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत आ रही है कि अमिताभ बच्चन जी की स्वीकृति चाहिए, भी नहीं सहमति चाहिए कि मेरा अनुवाद प्रकाशित हो जाए। तो काम तो आपने कहना तैयार है, जी दिन सहमति मिल जाएगी छप जाएगा, लेकिन वो भी काम जी अभिज्ञान शाकुंतलम वाले जी हमें मन से करियो, वो भी काम बहुत मतलब आप कभी पढ़ शो आप छप सी तो आपने भी अच्छो लग सी। भगवान तो करे कोई जल्दी से जल्दी। मेरी बड़ी इच्छा है कि वह राजस्थानी का लोग पढ़े। अच्छा, कविता को अनुवाद कदे भी शब्द शब्द को नहीं हुआ, शब्द आपकी इच्छा है, दर्शक भी सुन रहे हैं, तो वही हमारी भी इच्छा है। नहीं बिल्कुल कि- बिल्कुल कि अपने मधुशाला मन से अगर ऐसी मधुशाला जैसी बिल्कुल रचना को अगर आपने दोबारा राजस्थानी में राजस्थानी में कर तो रखी फिर है, और और- कभी ईश्वर करे वो छपे, और बाकी सहमति सम्मति हुए तो जल्दी छपेगी, नहीं तो छपसी तो जरूर देर लाग सके। बिल्कुल देर यूं लागेगी, बच्चन जी की आयु का जब समय हो जाएगा 100 वर्ष बाद अपन कर सकते हैं, फिर सहमति की जरूरत नहीं, ऐसा नियम बता रहे हैं, वो आगे पीछे हो सकता है, तो छपेगी जरूर। बस सहमति दे दे तो आज ही छप जाए। जी जी जी। तो उस सहमति के लिए फिर क्या? सहमति अप्रोच होनी चाहिए, उनकी समझ में आनी। अच्छा, ऐमें कोई बुराई की बात ही को नहीं, बिल्कुल, वो बल्कि या तो और अच्छी बात है, और शायद उनके साथ कनेक्ट हो तो वो हाँ यस भी कर सकते हैं। वो उनके खुद तक ये बात जाती नहीं है ना, इनके तो वो होते हैं बीच में इनके पीए वगैरह जो भी बने हुए होते हैं, वो उस चीज को इतना महत्व नहीं देते, तो वो आगे तक उस चीज को देते नहीं, और देते भी हैं तो इनको देखने की समय ही नहीं है इतनी, जबकि ये बहुत जरूरी काम है। बाकी भाषाओं में हो भी चुका है, आपने राजस्थानी में भी हुआ तो अच्छी बात है। तो देखो देर सवेर होना चाहिए। मेरे मन में है कि अब मधुशाला छपे राजस्थानी में, तो भी के अंदर थोड़ा सो आई बार है, के अंदर बाधा है जी। आज खत्म हो जाएगी बिना छप जैसी। कभी कविता चोरी होना आपको भी सामना करना पड़ा, हुई कभी? बहुत लोगों की हुआ है, मैं सौभाग्य से मेरी कोई कविता चोरी को नहीं हुई अभी। सुनते तो नहीं, कई लोग कहता रहे हैं कि भाई हमारी कॉपी कर ली। सोशल मीडिया पे भी बहुत ही हमारे तुम साहित्य के चोर हो और साहित्य चोरी कर लिया। आज तक तो कोई आक्षेप यहाँ को लाग्यो को नहीं, और मन भी कौन करे। मैं खुद मेरी बात बताऊं कि कोई आपकी चोरी हुई क्या? आपको आप तो खजाना हो, आपकी तो आपको तो जरूरत नहीं है। देखो रजनी जी, यह है कि मेरी नॉलेज में तो कठी आई को नहीं। हाँ, कदे कोई एक दो पंक्तियां भी टोन में लिख ली कर ली, बा एक अलग बात है, बाकी हमारी नॉलेज में को नहीं कि कोई मारी उठा के पंक्तियां लिख ली, नहीं, गलत आरोप नहीं। और न मैं मेरो यो प्रयास को नहीं रहे बिल्कुल भी कि मैं कोई की पंक्तियां या शब्द या भाव उठा के मैं मेरे नाम से लिख लूं, नहीं, वो बहुत बड़ो पाप है। आपको तो जरूरत ही नहीं है। नहीं है, कमी नहीं है तो फिर पढ़ लो, माने पढ़ो, वहां से सीखो। जी जी, ये नहीं आपके नाम छपा लो ना, गलत है। जी जी जी। मैडम, एक प्रश्न है जो हमारी महिलाओं सारा प्रश्न ले पूछती है कि अपनी राजस्थानी भाषा में पूछूं मैं आपने, बिल्कुल, कि लड़की विधवा हो जावे, हाँ, तो सासरा में तो देवर जेठ कौन टिकवा देवे, और पीर में काकी बोजाई कौन टिकवा देवे। इस समाज के लिए कहीं संदेश है आपको? वो तो समाज ने ही चेतो करना चाहे इन चीज को कि अगर कोई विधवा है तो बिको दोष को नहीं हो जी, वो परिस्थितियां हैं, आज थारे साथ है, कल कोई और के साथ हो सके। समाज जो प्रश्न उठावे है भी टाइम ही, समाज अगर आपकी सोच ने भी धरातल पर थोड़ा ठीक कर लिया तो दिक्कत आवे को नहीं ना आवे, क्योंकि एक तरफा सोच हुए लग जाए। बेटी के लिए तो यह है कि भाई आप पढ़ लिख के नहीं को वो भी होना चाहिए, सासरे में ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, वो आदमी सरकारी नौकरी में होना चाहिए। बहू के बारे में भाई चीजें उलट सोचना शुरू हो जाए तो डुप्लीकेट सी जो है नहीं होनी चाहिए।
अठे आदमी ने मन शुद्ध करना चाहिए कि अपनी बेटी है, आ भी कोई की बेटी है तो बेटी है तो बेटी ना। तो अठे समानता रखनी चाहिए, क्योंकि एक तो आदमी परिस्थितियों पीड़ित हो ही जावे, बिके सामने रास्ता जो है वह यहाँ धुंधला सा रहे, तो मैं की मदद करो, बिने सही रास्तों चुनने में हेल्प करो। और अगर कोई काम यहाँ को नहीं हो रहा है, जैसे थारी नाक कट रही हो, तो भी को विरोध क्यों करो। अब नाक कटना आपका मुद्दा है, कोई ये चीज नहीं नाक बना ले आपको कि बा कोई बहू है जी देड़ी उमारा निकल गई, वो मुद्दो हो गया। तो वो कदता नहीं चालसी, नहीं ओढ़ लियो, हाँ दो ही चूड़ी पहन ली, श्रृंगार अरे टिक्की बिंदी कर ली, टिक्की किया कर ली। आ चीज समाज ने बहुत जल्दी सोच लेनी चाहिए और इन्हें हटा देनी चाहिए दिमाग से, क्योंकि यूं है जो आपके ही घर में एक चाहे बेटी है, बहू है, बहन है, बा सबके लिए संताप खड़ा कर रहे हैं, बाका भी तो परिवार चाल सी आगे, बाके तो भी तो बेटियां हो सी। तो आज थे बेटी के प्रति सोच सुधारोगा तो आगे भी सुधरेगी। तो और थोड़ो सो यूं भी कि समाज सु लड़नो तो पड़े। आपको जो ध्येय है अगर वो शुद्ध है, सच्चो है थारे मन में, दुनिया जावे भाड़ में, फिर आंख मूंद नहीं पड़े। क्यों बे अटंगी घाल रहा है, बे थाने आगे को नहीं बढ़ा रहा है। तो जठे जठे बाधा आगड़ा पागड़ा लगानिया हुए, बठे आपकी सोच ने भी पकड़ रखनी पड़े कि नहीं अपन अठिन ध्यान कौन देना। काल ने मेरे साथ कुछ भी हुआ तो कहनिया कोई कौन खड़ा होगा, झेलनो तो मने है ना। जी जी। आ उर्मा आप में रखनी पड़सी, वो जब वो बना के रखना पड़सी। आपका निर्णय लेने में आपके हिसाब से सोच लो भाई मेरो कोई फैसलो है, भी मैं कोई ने तकलीफ को नहीं दे रही, मैं मेरा फैसला ले रही हूँ। तो कोई ने संकट हो तो भी वो मेरे को नहीं इलाज को नहीं, फिर मैं तो कर रही हूँ या मैं तो कर को नहीं रही हूँ, कोई भी आदमी। तो थोड़ो तो खुद ने मजबूत होना चाहिए, थोड़ो समाज ने भी आपकी सोच देखो सुधर रही है धीरे धीरे, लेकिन और सुधार की जरूरत है। बहुत कम 20% सुधार है, अभी कुछ नहीं, गाँव में बहुत ज्यादा ये चीजें चल रही है, हर स्त्री बहुत ज्यादा दुख झेल रही है। तो दुख ने दूर करने के लिए कुछ तो परिवेश, माहौल, समाज वो भी आगे आवे और स्त्री भी मजबूत बने। आ चीजा ने लेके रोनो धोनो नहीं, आ चीजा ने लेके अपना आप में संकटग्रस्त नहीं माननो, आपकी हिम्मत बनाए रखनी वो जरूरी। क्योंकि यूं तो लोग जीने गुंदे में, फिर लोग घर आर थारे लिए की व्यवस्था करे, वह सिर्फ बात बना सके, केवल बात बना सके, केवल है ना। तो बाकी बातें के लेखा आपकी जिंदगी ने क्यों डीरेल क्यों करनी है, फिर थारी पटरी पर चलो और बिको निर्णय खुद ले कि मैं मेरो मार्ग चुने और वो सही है, हमारी नजर में सही है, ठीक है जी। भी मैं परमात्मा भी आपके साथ है। बाकी लोग, दुनिया, समाज आने देखो, समझो, आने अगर कोई गलत कुछ कर रहा है या गलत थारे से उम्मीद कर रहा है तो भी हटाओ। आपको अपना जीवन जीना है जी, समाज आपको देने नहीं आएगा कुछ भी। बात बना सकता बनाए, उन बातों से अगर उनको संतुष्टि मिलती है तो बनाए। अगर आपने अपना मार्ग सच्चा सुना है, चुना है ना जी, तो इसमें ये परवाह करने की आवश्यकता नहीं कतई। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया, कीमती समय निकाला, अरे और इतनी अच्छी वार्तालाप, इतना आप सु बातें कर रही है, अनुभव है आपका तो हमें भी नहीं मिला, बहुत अच्छा लगे रजनी जी आप सु बात करके भी। और आप जो कर रहा हो, ईश्वर कर रही माँ आपने और ऊंचाइयां मिले और हिम्मत सु आप इन्हें करता जाओ और इनका परिणाम अच्छा सी। बिल्कुल जी, हमारी ये तनी शुभकामनाएं है आपने जी, जी। ये था साथियों डॉक्टर शारदा कृष्ण जी का से वार्तालाप हमारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सवारों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं रजनी जी को फेरू करूं कि मैं आज बैठ रही संबंध में बातें करी और आप सब से शेयर कर सक। आभार, धन्यवाद।